कर रहे हैं आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए जो टूल्स है, क्योंकि जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने ग्राफिक डिजाइनर के लिए बताया था कौन कौन से एआई टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या है, उसमें क्या खास बात है, यूज केस क्या है। फिर फ्रंट एंड डेवलपर का बताया, फिर बैक एंड डेवलपर्स का बताया, फिर क्यू एंड टेस्टर्स का भी मैंने बताया। और अभी जो है हमारा आज का टॉपिक है आर्किटेक्ट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए। तो इसमें जो हमारे एआई फ्रेमवर्क जो है सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं वो है लैंगचेन। तो लैंगचेन आप लोग कभी शायद सुने होंगे, नहीं सुने तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि लैंगचेन है क्या चीज। तो लैंगचेन हो गया, लामा हो गया, ये जो थोड़ा पॉपुलर टूल्स है। तो अभी हम इसको आगे डिटेल्स में लेते हैं। तो जैसे पहला लेते हैं अपन लैंगचेन। तो लैंगचेन क्या क्या बोल रहा है कि लैंगचेन इज ए फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एआई पावर्ड एप्लीकेशन। एआई पावर्ड एप्लीकेशन बोल रहा है ना, यानी कि कई ऐसे एप्लीकेशन जो होते हैं जिसमें एआई भी मतलब इंक्लूड रहता है। एआई से उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए लैंगचेन बहुत अच्छा होता है। जबकि नॉर्मल जो इसके पहले मैंने बताया कि जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहते हो, छोटा सा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए अलग अलग टूल्स है। जैसे मैंने लवली टूल बताया था, तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए था। लेकिन अगर कोई हम एप्लीकेशन बना रहे जो एआई कैपेबिलिटी इसके पास है, तो इस प्रकार के लिए हम जो टूल्स यूज करेंगे वो लैंगचेन यूज करेंगे। तो ये जो लैंग चेन्स होता है इसके पीछे जो एलएलएम होते हैं वो काफी बड़े एलएलएम है, जैसे कि चैट जीपीटी क्लाउड अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएलएम जो बोलते हैं ये दो ही है। चैट जीपीटी जो पहले आया था, क्लाउड उसको टक्कर दे रहा है, और अभी चैट जीपीटी से आगे जाने का ट्राई कर रहा है जो कि एंथ्रोपिक कंपनी का है। चैट जीपीटी जो है ओपन एआई का है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप 30% है। डाटा सोर्स इसका जो है डीबी एपीआई फाइल्स। तो डाटा सोर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी ये टूल्स में हम काम करेंगे तो इनके जो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम डायरेक्ट डीबी से भी कर सकते हैं, एपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। टूल्स एंड वर्कफ्लो। तो इसलिए जो डेवलपर्स है इसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें काम करता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बिल्ड चैटबॉट यूजिंग द कंपनी डाटा, लैंगचेन कनेक्ट्स एआई डाटाबेस। तो कंपनी का डाटा जो है, अगर उससे हमको एक चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए भी जो है लैंगचेन बहुत अच्छा होता है। हालांकि मैंने जो अभी लास्ट प्रोजेक्ट में जो चैटबॉट बनाया है, मैंने डायरेक्ट अपना कोड लिखा है, मैंने कोई मतलब ऐसे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। ए टू जेड मैंने कोड बनाया, राइट किया, रैग फ्रेमवर्क जो बोलते हैं ना नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने यूज किया, रैग, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग फ्रेमवर्क क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। कि जैसे मान लो कोई एलएलएम है, एआई का जो मॉडल्स है, आप जो उसको प्रॉम्प्ट दोगे और वो आपको रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हो तो रैग जो होता है वो एक्चुअली में इसका काम होता है इंटेंट को डिटेक्ट करना। यानी कि जो प्रॉम्प्ट आया है वो क्या करना चाहता है, और वो जो करना चाहता है अगर पता चल जाए तो फिर उस रिक्वेस्ट को उस मॉडल के पास या उस एलएलएम के पास भेजेगा। जैसे एग्जांपल के लिए पीछे तरफ जो है हम बहुत सारे एलएलएम है, एक ऐसा एलएलएम है जो जिसका जीके बहुत स्ट्रांग है, एक ऐसा एलएलएम है जो इमेज को क्रिएट कर देता है, एक एलएलएम है जो कोड को जनरेट कर देता है। तो ऐसे बहुत ही पावरफुल एलएलएम पीछे है। बट लेकिन प्रॉम्प्ट डालने की स्क्रीन एक ही है चैटबॉट पे, जहाँ यूजर टाइप करता है कि उसे क्या चाहिए। तो जब यूजर टाइप करता है किसी भी लैंग्वेज में करता है, इंग्लिश हिंदी तेलुगु कहीं भी करेगा, तो सबसे पहले तो उसका क्या पता करेगा, इंटेंट पता करेगा। इंटेंट पता करने के लिए पहले तो उसको कन्वर्शन करेगा। अगर मान लो किसी ने तेलुगु में लिख दिया है, किसी ने हिंदी में लिख दिया है, तो उसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश। अगर मान लो किसी ने टाइप करने के बदले कोई इमेज है जिसमें ऑलरेडी कुछ टाइपिंग किया हुआ है, तो टेक्स्ट है, और इमेज को ही डायरेक्ट अपलोड कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, विजन सर्विस कॉल करेगा, जिसमें वो टेक्स्ट से, इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा। यानी अल्टीमेट अगर आप बोल रहे हो माइक से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो क्या करेगा, स्पीच रिकॉग्निशन सर्विस को कॉल करेगा, जो तुम्हारी स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो जब भी इनपुट हम देते हैं तो उसके अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, और जब वो फॉर्मेट अंदर जाते हैं तो पहले तो कन्वर्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट जब आ जाता है तो रैग फ्रेमवर्क में जाता है। रैग फ्रेमवर्क ये देखता है कि जो प्रॉम्प्ट आया है वो क्या चाहता है, उसका इंटेंट क्या है। अगर इंटेंट पता चल गया
कि भाई ये चाहता है कि ये जो बोला है उसका एक इमेज बना के दो। तो वो क्या करेगा, फिर आगे रिक्वेस्ट उस एलएलएम को भेज देगा जो इमेज बनाने में एक्सपर्ट है, और फिर आपको इमेज जो है तुरंत मिल जाएगी। तो ये रैक फ्रेमवर्क जो है लगभग सारे जगह यूज होता है। अगर एआई में आप कोडिंग करोगे, स्टार्ट भी करोगे, तो आप थोड़ी देर में आपको रैक फ्रेमवर्क जो होता है उसकी लॉजिक होती है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये लैंग चेन जो है, ये एक्चुअली में रैक फ्रेमवर्क के लिए ज्यादा यूज होता है। और जो कि रैक में पता है कि कॉमन है, आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि लैंग चेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम आते हैं, आगे जाते हैं, एलएलएम इंटीग्रेशन। तो एलएलएम इंटीग्रेशन जो है इसकी कोर फीचर है। यानी कि अगर ये टूल्स अगर आप यूज करो लैंगचेन, तो जितने भी टॉप लेवल के एलएलएम होते हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। तो टॉप लेवल में आपका ओपन एआई है, क्लॉड है और जेमिनाई है। तो ये तीनों है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, और इसको स्विच कर सकते हैं, इजिली स्विच मॉडल। मतलब जैसे कि अभी थोड़ा देर तक 2-4 घंटा आप ओपन एआई में काम कर रहे हो, अब आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको लग रहा नहीं मेरे को क्लाउड की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, उसको स्विच कर दोगे, यानी ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे और आप क्लाउड को सिलेक्ट कर दोगे, तो फिर जो प्रॉम्प्ट आएगा वो प्रॉम्प्ट क्लाउड की तरफ जाएगा। अभी लास्ट टाइम मैंने जो चैट बोर्ड बना के डिप्लॉय किया था, उसमें मैंने भी एक सुविधा दिया था। मैंने क्या दिया था, एक ड्रॉप डाउन दिया था। अगर कोई व्यक्ति जनरल नॉलेज का कोई चैट करना चाहता है, जैसे उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइप कर रहा है, आपको डेफिनेशन जानना है, तो वो क्या करेगा, जनरल चैट में सेलेक्ट करेगा। अगर मान लो कि उसको कंपनी के डाटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, जैसे वो बोलेगा कि भाई मुंबई में इस महीने कितने वेंडर्स ऐड हुए, तो अब ये तो कहाँ से मिलेगा, डाटाबेस से मिलेगा। तो उसके लिए मैंने एक अलग ऑप्शन दिया था। तो वो ड्रॉप डाउन मैंने दिया था। तो वो ड्रॉप डाउन जो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद प्रॉम्प्ट देंगे, तो मेरा सिस्टम उस हिसाब से काम करेगा, डाटाबेस से डाटा ला के देगा। अगर जनरल चैट को सेलेक्ट कर दिया तो वो डायरेक्ट एलएलएम से उसका रिस्पॉन्स ला के उसको दिखा देगा। तो इस प्रकार से स्विचिंग तो मैंने भी दिया था, और वो स्विचिंग के पीछे का जो मॉडल था, जेमिनाई, सॉरी जेमिनाई नहीं, मैंने यूज किया था GPT-4 मिनी, और एक किया था GPT-5 मिनी। तो अगर मान लो जनरल चेट करना है तो GPT-4 बहुत अच्छा था, और अगर मान लो कुछ डाटाबेस से डाटा वगैरह फैच करना है तो GPT-5 मिनी मैंने यूज करवाया था। सेकंड चीज यहाँ हम देखते हैं कि रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो रैग मैंने अभी जस्ट तो बताया कि क्या काम करता है, इंटेंट वगैरह डिटेक्ट करता है। जैसे कि मान लो कि पीछे आप बता रहे हैं कि यही विद डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, डीबी, यानी कि आपके अलग 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 एलएलएम लगे हुए हैं। तो रैग डिसाइड करता है कि आपके रिक्वेस्ट को कहाँ भेजना। एआई एजेंट्स, तो एआई कैन कॉल एपीआई, यूज टूल्स, परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर एक नया वर्ड्स है, एजेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एजेंट्स क्या होता है, एजेंट्स मतलब क्या होता है, जो हम एजेंट बाहर सुन रहे हैं ना, वही एजेंट है। जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में आप जानते हो एजेंट होता है। आप अगर कोई पॉलिसी वगैरह खरीदते हो तो आपके पास समझाने के लिए एजेंट आता है। तो एजेंट एक्चुअली में क्या होता है कि दो लोगों के बीच के मध्यस्थता करता है। बीच में एक ऐसा चीज होता है जो इधर की चीजों को उधर बताता है, और वो जो चीज देता है वो उसको दे देता है। तो इस प्रकार के जो एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एआई एजेंट क्या काम कर रहा है, जो एलएलएम है, जो ऑलरेडी किसी सर्वर में डिप्लॉय है, हम जो उससे क्वेश्चन पूछते हैं, हम जो काम करवाना चाहते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझाता है, और वो जो रिस्पॉन्स देता है वो फिर हमें बता के देता है कि लो भाई आपका ये हो गया। तो ये एजेंट्स है। दूसरा, एजेंट्स का जो आप लोग सुन रहे हो, जैसे एजेंटिक एआई जो बहुत फेमस हो रहा है, वो एजेंटिक एआई क्या बोलता है, एजेंटिक एआई का मतलब है कि आप एक काम करने के लिए एक एजेंट बनाते हो। एक एजेंट एक्चुअली में एक ही काम करता है। तो आपको तो बहुत सारे काम करने हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कोई डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, तो मैं उसके लिए एक एजेंट बनाया। अगर उस एजेंट को आप काम दोगे कि मैं ये आपको 1000 डॉक्यूमेंट देता हूँ, इसको रिव्यू करो, और अगर उसमें कोई एरर्स है, कोई डिफेक्ट है, या कुछ ऐसा इश्यूज दिखाई दे रहा है, तो मुझे रिपोर्ट बना के दे दो। तो 1000 डॉक्यूमेंट्स को वो मिनट्स में आपको रिपोर्ट ला के दे देगा। तो वो एजेंट जो है ना, केवल वही काम कर रहा है, लेकिन मेरे को यही काम तो करते नहीं रहा है। मुझे तो ऐसा भी करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, वो उसको फिर वो कोड भी जनरेट कर दे। अगर कोड जनरेट हो गया तो मेरे मेरे को लगता है कि उसको रिव्यू कर लूँ।
रिव्यू कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टिंग भी कर दे, कंफर्म कर दे कि ये प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हर काम के लिए एक एजेंट बनाना पड़ता है। और जब ये इस एजेंट को आपस में जोड़ा जाता है, वर्क फ्लो बनाया जाता है, उसको एजेंटिक एआई बोलते हैं। तो यानी एजेंट से ही एजेंटिक एआई बना हुआ है। तो लोगों का जो एआई का डर था वो यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे बोल रहे थे ना, एआई आ रहा है तो जॉब जा रही है, और बहुत सारी जॉब जाने वाली है। क्यों ऐसा लग रहा है ये समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक कंपनी है, तो कंपनी में कितने सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और ये सबसे मिलकर ही तो कंपनी बनता है। लेकिन अभी जो मार्केट में लेटेस्ट एजेंट आ रहे हो, कैसे आ रहे हैं पता है? जैसे मान लो कि कोई कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, 50-60 लोग हैं। इनका काम होता है कि ब्रांडिंग करना कंपनी का। इनका काम होता है कि लीड जनरेट करना। तो अब एजेंट आ गया। वो एजेंट क्या करता है कि उसको हमने फिट कर दिया कि हमारी कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी खासियत है। जैसे जो मार्केटिंग वाले को भी तो हमको ट्रेन करना पड़ता है ना, कि अपने प्रोडक्ट जो लॉन्च करते हैं उसको पहले इनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तभी तो ये बाहर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, लीड जनरेट करेंगे। तो ऐसा हम उसको एक बार बता देते हैं कि भाई मेरे पास टोटल इतने प्रोडक्ट है और एक एक प्रोडक्ट की क्या खास बात है। अब वो क्या करता है कि पूरे इंडिया में कितने लोग हैं जो उसको यूज करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो खुद ही ढूंढता है और पूरी लिस्ट बना लेता है। और लिस्ट बनाने के बाद ये क्या करता है कि उसमें से कॉन्टेक्ट नंबर निकालता है। अब जैसे हमारे पास एक कॉल सेंटर होता है, जो कॉल कर करके इंक्वायरी करता है। तो वो एक एजेंट होता है जिसका काम है कॉल करना। तो पहला एजेंट ने क्या किया, पूरा डाटा निकाला, डाटा निकाल करके दूसरे एजेंट को दे दिया। दूसरा एजेंट क्या कर रहा है, सबको कॉल कर रहा है कि भाई आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है क्या, इसमें ये खास बात है। सामने वाला बोलेगा नहीं, मेरी तो रिक्वायरमेंट ये थी, मेरे को ये नहीं चाहिए। कोई बोलेगा नहीं, आपका कॉस्ट ज्यादा है। वो सबका फीडबैक लेगा, फीडबैक लेके खुद एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद उसमें से अगर कोई लग रहा है कि ये खरीदने के लिए तैयार है, इसको थोड़ा सा डेमो चाहिए या और जानकारी चाहिए, तो वो अगले एजेंट को डाटा पास करेगा। अगला एजेंट उससे मीटिंग शेड्यूल करवाएगा, उससे पूरा डेमो करेगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद वो अगर तैयार हो गया तो तीसरे एजेंट के पास जाएगा, जो उसको सॉफ्टवेयर को खरीदने में मदद करेगा, पेमेंट वेमेंट की डीलिंग करेगा, फॉर्म भरना बताएगा कि आप कैसे खुद ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। और उसका पेमेंट वगैरह भी कंपनी में आ जाएगा। और ऐसे घूम करके जो कंपनी का ओनर, उसके बाद मैसेज आएगा कि भाई ये कस्टमर बन गया, पेमेंट इसका आ गया। और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो फिर कहाँ गए सारे सेक्शन, सारे डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। सेल्स, परचेज, एचआर, जितने भी है, अगर सबके एजेंट आ गए और ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो सोचो इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा बढ़ेगी धीरे धीरे। इसका काम है, कभी थकते नहीं है। व्यक्ति तो बोलता है कि मैं थक गया हूँ, मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहा हूँ, तो 24 घंटे काम करेंगे, कंप्लेन भी नहीं करेंगे। तो ये आने वाला है। जो डर है ना, इस चीज का है कि अगर एआई से पूरा फुल ऑटोमेशन अगर हो गया, मशीन जो है वो तो एआई से चल रही है, बट उसको चालू बंद करने के लिए भी इंसान चाहिए। बट लेकिन इंसान के डिपार्टमेंट भी अगर गायब हो जाए, वो भी एआई एजेंट काम करे, देन क्या होगा? तो इस टाइप की चीजें होती हैं। जैसे हम ईआरपी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे पास सेल्स मॉड्यूल है, परचेस मॉड्यूल है, और हम सबको मिला करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी एजेंट बन चुका है, सेल्स का एजेंट बना हुआ है, फाइनेंस का बना हुआ है, परचेस का बना हुआ है। तो किसी व्यक्ति को ईआरपी एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने का या परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। उसको जो जरूरत है उस एजेंट को सब्सक्राइब करेगा, वो उसका काम करना चालू कर देगा। फिनांस फिनांस का अगर एजेंट ले लिया, तो उसको ये सब फिनांस के लोगों को रखना नहीं पड़ेगा, अकाउंट मैनेजर, ये सब वो पूरा काम कर देगा। तो ये छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअली में, ताकि आप लोगों को पता चले कि एजेंट क्या होता है, एजेंटिक एआई क्या है। लोगों में जो डर बैठा है कि जॉब जाएगी, जॉब कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना? तो ये चीज याद रखो, केवल आईटी वाले के ऊपर नहीं है। ये जो एजेंट्स अगर मार्केट में आ गए और एजेंटिक एआई अगर फेमस हो गया, तो जॉब सबकी जाने वाली है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट को बैक ऑफिस में भी काम करने वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आगे मैं और बताते जाऊंगा मेरे सेशंस में धीरे धीरे। जैसे कि यहाँ पर आता है आपका चेंज, वर्क फ्लो बिल्डर। तो ये जो वर्क फ्लो है, ये जो वर्ड आ रहा है, वर्क फ्लो क्या चीज है, यही है जो मैं अभी बताया। यानी एक से ज्यादा एजेंट है, एक एजेंट काम करके दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, चौथा उसको फिर चेक करता है, अप्रूव करेगा तो आगे जाएगा, रिजेक्ट करेगा दूसरी जगह जाएगा। ये वर्कफ्लो होता है। तो ये वर्कफ्लो बना करके हम उसकी चेन बनाते हैं और एक वर्कफ्लो तैयार कर देते हैं। तो ये इसके लिए जो टूल्स है बहुत अच्छा काम करता है, लैंगचेन। वेक्टर डीबी इंटीग्रेशन, तो ये लास्ट टाइम मैंने बताया था अच्छी तरीके से कि ये वेक्टर डीबी क्या होता है।
वेक्टर डीबी जो होता है ना, जान है एआई का, क्योंकि एआई यानी कि जो सिस्टम है वो केवल नंबर को जानता है, न्यूमेरिक्स को। हम जो उसको इमेज दे रहे हैं, हम जो टाइप कर रहे हैं, हम वॉइस दे रहे हैं उसको, कुछ भी अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं वो नहीं जानता, उसको कोई मतलब नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को भी नहीं जानता, वो केवल नंबर को जानता है। तो कैसे फिर वो नंबर वहां स्टोर होता है वेक्टर डीबी में, यानी हमारा जो टेक्स्ट है ना, तो वो जो टेक्स्ट वगैरह है उसको वो कन्वर्ट करता है टोकन में, टोकन कन्वर्ट होता है एम्बेडिंग में, और एम्बेडिंग डाटा स्टोर हो जाता है वेक्टर डीबी में। तो यानी एआई के पास जो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत डाटा का भूखा है, उसके बहुत डाटा चाहिए, तो डाटा उसको एम्बेडिंग फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि एम्बेडिंग फॉर्मेट में बहुत सारे डाटा में से कोई चीज सर्च करना आसान है। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, तो जैसे हमारा जो डाटाबेस होता है ना, सिक्वल डाटाबेस हो गया, पोस्टग्रे सिक्वल हो गया, माई सिक्वल हो गया, तो डाटाबेस में भी क्या रहता है, डाटा रहता है। लेकिन डाटाबेस में जो डाटा रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन का एक डाटाबेस है, उसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जाके सेव हो जाता है। ऐसा अगर हम एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करते करते हम 10 करोड़ एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कर दिए, अब 10 करोड़ में से जब आपको कोई एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय आईडी के द्वारा, तो आपकी जो क्यूरी चलती है वो बहुत समय लेती है, और 10,000 रिकॉर्ड में से जब आपका डाटा लाते हैं तो उसमें कुछ मिनट भी लग जाते हैं, कई बार क्यूरी फेल भी हो सकती है। लेकिन आप मान के चलो कि यही डाटा 10 करोड़ का जब आप एआई को दोगे, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करके दोगे, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करोगे, और एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके जब इसको दोगे और आप बोलोगे कि मेरे को इसमें से ये एम्प्लॉय का डाटा चाहिए, तो वो आपको केवल 0.01 मिली सेकंड में देगा, तुरंत देगा, क्योंकि वो एआई बना ही, उसका सिस्टम ही बना दी जिसके कारण वो पावरफुल हो गया। तो वो जो डाटा रीड करता है, पहली बात तो बहुत बड़े डाटा को कंप्रेस कर देता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है, अल्फाबेट्स रहे चाहे इमेज रहे कुछ भी रहे, सबको नंबर में जानता है वो, तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ऊपर से एम्बेडिंग फॉर्मेट में करता है जो कि एक अलग से कंप्रेशन होता है, और उसमें जाके स्टोर करता है। और इसकी सर्च करने की तरीका बहुत फास्ट है, और ये तुरंत सर्च करके डाटा वहां से निकाल के भी दे सकता है। तो वेक्टर डीबी समझ गए ना, एआई का डाटाबेस आप बोल दो नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसको एआई ही यूज करता है, ये बाकी किसी चीज के लिए यूज नहीं होता, ओनली एआई के लिए होता है वेक्टर डीबी। यानी कि आप जब भी एआई में काम करोगे फ्यूचर में, तो आपको वेक्टर डीबी में काम करना पड़ेगा। तो वेक्टर डीबी भी ना इसमें अलग अलग टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर जो दो वेक्टर डीबी दिया हुआ है, एक है फाइन कोन दिया हुआ है और एक है विवेट दिया हुआ है, लेकिन खुद का भी वेक्टर डीबी बना सकते हैं। तो मैंने जो अपने लास्ट प्रोजेक्ट में खुद का वेक्टर डीबी बनाया था, और हम लोग डाटाबेस यूज कर रहे थे पोस्टग्रे सिक्वल। तो पोस्टग्रे सिक्वल में मैंने वेक्टर डाटाबेस बनाए, उसमें उसको ट्रेनिंग डाटा डाला और एआई के साथ उसको जोड़ दिया। लेकिन स्पेशल वेक्टर डीबी अगर आ रहा है जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, मैं जो बनाया उससे तो बहुत फास्ट होगी। तो ये जो है सिमेंटिक सर्च के लिए यूज होता है। अगर किसी ने पूछ दिया वेक्टर डीबी का काम क्या है, तो सिमेंटिक सर्च, मतलब उसमें एम्बेडिंग में डाटा रहेगा, एम्बेडिंग फॉर्मेट में, और उसमें सर्च होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है। तो ये वेक्टर डीबी इंटीग्रेशन इसमें प्रोवाइड दे रहा है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दे रहा है, यानी कि आप इस लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हो तो आप जो ऐप बनाओगे वो पाइथन जावा स्क्रिप्ट या किसी में भी आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर कोई भी लैंग्वेज इसमें यूज हो जाएगा। अब इसका यूज केस देख लेते हैं कि जैसे चैट बोट वगैरह बनाना है तो थोड़ा इजी हो जाता है अगर LangChain यूज कर रहे हैं। एआई असिस्टेंट फॉर बिजनेस ये कॉमन है, आजकल तो कोई भी वेबसाइट खोलोगे, मे आई हेल्प यू करके तुरंत राइट साइड में क्या होता है, पॉपअप आता है, क्या है वो, चैट बोट है, जिसको आप एआई असिस्टेंट बोलते हैं। नॉलेज बेस्ड सर्च, यानी कि आपका बहुत सारा डाटा है बट आप कोई सर्च कर रहे हो और आपको वही डाटा ला के दे रहा है जो आपको चाहिए। और रैग एप्लीकेशन, अच्छा ये नॉलेज बेस्ड सर्च जो है मतलब गूगल सर्च से अलग है। गूगल में क्या होता है कि आप कुछ ढूंढना चाहते हो, आपने दे दिया कमांड, तो वो क्या करता था कि बहुत सारी लिंक ओपन कर देता था, पेज आ जाते थे, फिर आप एक एक लिंक को खोलते थे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है। एआई क्या काम करता है कि वो आप जो पूछ रहे हैं आपको वही डाटा ला के देता है। आप जब देखें कि गूगल सर्च फेल हो रहा है तो गूगल ने तुरंत उसमें भी एआई जोड़ दिया। आप गूगल में आप टाइप करते हो तो एआई काम करता है उसके साथ। पहले गूगल सर्च इंजन काम करता था, बट गूगल ने क्या कर दिया, एआई को भी जोड़ दिया अपने सर्च में, और रैग एप्लीकेशन बनाने में भी यूज होता है, ऑटोमेशन वर्कफ्लो होता है। और ये ओपन सोर्स है, फ्री, ये भी बड़ी बात है, ओपन सोर्स आ गया।
तो मतलब ओपन सोर्स है तो डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए, इसमें पेमेंट लगेगा ना। तो ये अच्छा चीज है। तो मैं आगे इसका यूज केस वगैरह भी दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल याद रखो कि क्या क्या टूल्स है। लैंगचेन के बारे में बताया मैंने, वे इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। बिल्ड एडवांस एआई ऐप इजिली, कोई भी एआई ऐप बना रहे तो थोड़ा आसानी से बना सकते हैं इसमें। कनेक्ट मल्टीपल टूल्स एंड डाटा, यानी एक से ज्यादा टूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा को भी कर सकते हैं एपीआई या डाटाबेस के थ्रू। फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल भी है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर एआई एप्स, तो यानी कि जो एआई एप्स बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड के बनेंगे, एकदम ऐसा लो क्वालिटी का नहीं रहेगा जिसको आप बेच नहीं सकते, आप अच्छे रेट में बेच भी सकते हो। सपोर्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, और मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है तो सपोर्ट करेगा। जैसे पहले जो आर्किटेक्चर चलते थे, सबसे शुरू में निकला था लेयर्ड आर्किटेक्चर आया था, लेकिन अभी तो मॉडर्न में तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ गया, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर आ गया, जो हम पैटर्न्स वगैरह यूज करते हैं बहुत सारे लेटेस्ट। तो ये जो टूल्स है लेटेस्ट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। बट इसमें कुछ लिमिटेशन, लिमिटेशन तो हर टूल में रहेगी, लेकिन इसमें क्या है देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड कोडिंग नॉलेज, यानी कि एकदम 0% से उनके लिए नहीं है कि अगर किसी को कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है वो एक एआई सॉफ्टवेयर बना दे, ऐसा नहीं। हाँ, आपको पहले थोड़ा आना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए। सेटअप कैन बी कॉम्प्लेक्स, तो पहली बार इसको सेटअप करोगे तो आपको हो सकता है कि टाइम लगेगा, तो डिफिकल्टी भी आ सकती है। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल टूल्स, क्योंकि इसमें टूल इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर सकती है कि इसके साथ जो टूल इंटीग्रेट किए वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। रैपिडली इवॉल्विंग, फ्रिक्वेंटली अपडेट्स है, अगर आप इसको चला रहे हैं तो बीच में आपको अपडेट मिलता जाएगा, और अपडेट का मतलब है इसमें नए नए फीचर्स और नए नए एनाउंसमेंट होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो फाइनल थॉट क्या है इसका, लैंगचेन ब्रिज बिटवीन द एआई मॉडल्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो एआई मॉडल्स जो है और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको यूजर चलाते हैं, यूजर उसमें काम करते हैं, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, यानी कि ब्रिज पे जैसा हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और टूल्स है जो का बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लामा इंडेक्स। तो ये लामा वर्ड आप लोग कहीं सुने होंगे, अगर किसी से बातचीत जो सुन रहे होंगे एआई वर्ड के बारे में। ये भी बहुत ही फेमस टूल्स है। ये क्या करता है, लामा इंडेक्स डाटा फ्रेमवर्क फॉर एआई एप्लीकेशन, यानी कोई एआई एप्लीकेशन है उसमें डाटा फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। तो डाटा फ्रेमवर्क में क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कलेक्शन ये बना सकता है, या आपके सारे पीडीएफ एक्सेल डाटाबेस एक जगह, और आप जो इसको डिमांड करोगे आपको ला के देगा। जैसे कंपनी की बहुत सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, 50+ है, आप इसको अगर कुछ पूछोगे तो तुरंत उनमें से एक फाइल को आपको प्रोवाइड कर देगा कि भाई आपको ये चाहिए, ये पढ़ लो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एआई मॉडल्स जो है इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, चैट जीपीटी क्लाउड, दोनों बहुत ही पॉपुलर है। एग्जाम्पल इसमें जैसे कि अपलोड कंपनी डॉक्यूमेंट, एआई आंसर क्वेश्चन फ्रॉम दोस डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह को हम अपलोड कर रहे हैं और उसमें कुछ हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए या उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब चाहिए, तो वो फिर आसानी से आपको वो बता के देगा। और मेनली यूज्ड फॉर रैग, तो रैग जो होना जरूरी है, जैसे मैंने बताया था ना, इंटेंशन को डिटेक्ट करने का काम करता है रैग, और वो उस मॉडल को भेज देता है जानकारी जो जो उसमें एक्सपर्ट है। यहाँ पर हम की फीचर्स देख लेते हैं। कोर फीचर क्या है इसका, डाटा इंडेक्सिंग। जैसे मैं बताया कि ये डाटा अगर हमारे पास बहुत सारा है या हम कोई ऐसी लाइब्रेरी कोड बना रहे हैं जिसमें डाटा ही बहुत ज्यादा है, तो इसकी कोर फीचर है, तो वहां पर ये जो टूल्स है बहुत अच्छा काम करेगा। स्मार्ट रिट्रीवल, फाइंड रिलेवेंट डाटा बिफोर आंसरिंग, तो ये इसकी खास बात है। तो थोड़ी सी एक्यूरेसी इसके कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आपको वही डाटा ला रहा है, वही फाइल लेके आ रहा है ढूंढ के। एलएलएम इंटीग्रेशन, लाइक जैसे जितने भी मॉडल्स है टॉप लेवल के, तीन ही मॉडल है, ओपन एआई, क्लाउड और जेमिनी, और तीनों से ये कनेक्ट हो पा रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल आसानी से हम कर सकते हैं। तो वेक्टर डाटाबेस सपोर्ट कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि दो वेक्टर डाटाबेस सपोर्ट कर रहा है। क्यूरी इंजन है इसका, तो आप जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे आपको उससे रिलेटेड डाटा देगा। और इजी इंटीग्रेशन है, क्योंकि आप आपके एप्लीकेशन में इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यूज केस क्या है इसके, नॉलेज बेस्ड चैटबॉट अगर हमको बनाना है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछो जवाब दे, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डॉक्यूमेंट से जो क्वेश्चन होगा या उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको तुरंत दे देगा। एंटरप्राइज एआई असिस्टेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट सर्च सिस्टम, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में कोई डॉक्यूमेंट्स है, टेराबाइट का स्पेस लेके रखा हुआ है, तो आप इजिली आप इसको क्वेश्चन पूछोगे, वो आपको वो डॉक्यूमेंट सेकंड्स में आपके सामने ला के दे देगा। कस्टमर सपोर्ट बोर्ड, यानी कि कस्टमर को हैंडल कर लेगा, कस्टमर के सारे क्वेश्चन का जवाब देते जाएगा वन बाई वन। डाटा ड्रिवन एआई एप्स, तो एआई एप्स बनाता है जो कि डाटा ड्रिवन होते हैं, और ये भी ओपन सोर्स है। यानी अभी जो पिछला वाला और ये वाला जो है, दोनों के दोनों यूज करना चाहिए, क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री है, और अगर ये अच्छा है तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा काम किया जा सकता है। इसमें बेनिफिट में क्या बता रहा है कि एक्यूरेट एआई रिस्पॉन्स, ये एक्यूरेट बता रहा है, लेकिन बार बार मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि कोई भी एआई टूल जो है वो 100% एक्यूरेट हो नहीं सकता। उसकी एक्यूरेसी 80% हो सकती है, 70 हो सकती है, और 60 भी हो सकती है। बट अगर बहुत अच्छे से कोई ऑब्जर्व करेगा तभी पता चल पाएगा कि ये एक्यूरेट कितना है। लेकिन 100 तो होता नहीं, मान के चलो, इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है कि उसने बता दिया, रिजल्ट दे दिया तो वही फाइनल है। आपको अपनी तरफ से उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। इजी टू कनेक्ट कस्टम डाटा, कस्टम डाटा से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। वर्क्स विद द मल्टीपल एआई टूल्स, एक से ज्यादा एआई टूल के साथ भी ये काम कर लेगा। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रैग एप्स, तो रैग एप्स मतलब जहाँ पर एक मल्टीपल वर्क होता है और वो इंटेंशन को डिटेक्ट कर लेता है। एंड एसेंशियल फॉर एंटरप्राइज एआई, तो ये इसके बेनिफिट्स है। लिमिटेशन, वही रिक्वायर कोडिंग नॉलेज, सेटअप कैन बी कॉम्प्लेक्स, डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सर्विस और नीड प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर, तो ये लिमिटेशंस है। फिर भी ओपन सोर्स है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको चला के एक बार देखा जा सकता है। और यहाँ पर देखते हैं कि एजोर ओपन एआई, तो एजोर ओपन एआई सबसे बड़ा है, सबसे पहला एआई जो मार्केट में। एआई अभी नहीं आया, एआई तो कई साल से आ चुका है। ये जो एआई का रूप है नया, ये अभी ज्यादा मार्केट में पॉपुलर हुआ है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ओपन एआई जो है, इसकी बहुत सारी सर्विसेज 25 साल पहले, 20 साल पहले आ चुकी थी। मैंने यूज की है 25 साल पहले, 25 ईयर्स पहले। एम एस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसमें स्पीच रिकॉग्निशन करके एक ऑप्शन आया था। जब मैंने देखा तो फिर मैं उसको ढूंढा क्या चीज़ है, और मैंने उसको एक्टिवेट किया। तो एम एस वर्ड चालू करता था और मैं इंग्लिश में बोलता था माइक में, और वहां पर वो टाइप होता था। हालांकि उस समय दिक्कत ये आ रहा था कि वो नॉइस बहुत सेंसिटिव था, तो नॉइस कैंसलेशन वगैरह होता नहीं था। तो कोई भी वॉइस आती थी तो वो कुछ ना कुछ उसका टाइप कर देता था समझ के। दूसरा, इंडियन इंग्लिश उस समय फेमस नहीं था, तो जो अमेरिकन इंग्लिश होता है, जो एक्सेंट होते हैं, आप अगर वैसा बात करेंगे तभी वो लिख पाएगा, अदरवाइज हम अगर लिखेंगे तो वो कुछ और ही लिखता है। लेकिन अब तो बहुत ही एडवांस आ गया है, और एआई चैटबॉट अगर आप बनाते हो तो आपको इंडियन इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ता है, ताकि यहाँ के लोगों की इंग्लिश को भी अच्छे से समझ जाए। अदरवाइज आप यूएस वाली इंग्लिश लोगे तो भी कई वर्ड्स को इधर से उधर कर देगा। तो ये मैं आगे बताऊंगा, बट ये ओपन एआई जो है बहुत सारी सर्विस देता है। तो ओपन एआई जो है, इसके अंदर जैसे कि जीपीटी मॉडल है, चेट करना, कोड करना, डाले करके जो है बहुत ही फेमस एलएलएम है, जो इमेज जनरेशन करता है, और इसके अलावा बहुत सारा है, बट यहाँ पर दो नाम लिखा है। बहुत सारी सर्विस ये प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है एज़ूर क्लाउड के अंदर होता है। तो जैसे कि मैं लास्ट टाइम दिखाया भी था स्क्रीन शेयर करके, अभी आगे भी दिखाऊंगा कि एज़ोर क्लाउड के अंदर कैसे हम देखते देखते हैं कि जीपीटी मॉडल हम कैसे डिप्लॉय करते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि जीपीटी 5 मिनी मैंने डिप्लॉय करके रखा था, और आज मैंने जीपीटी 4.1 भी मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये तो चैट जीपीटी नंबर 1 है। और जीपीटी ओपन एआई एक कंपनी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का 30% हिस्सेदारी है। माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया हुआ है इससे, और ये सबसे पहले एआई पॉपुलर किया, देन इसके बाद क्लाउड आया। तो ये तो बहुत ही फेमस है। इसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं कि जैसे ओपन एआई के फीचर में GPT 4, ये तो पुराना डाटा दे रहा है, अभी तो GPT 5.4 आ चुका है। फिर इसके बाद कोडेक्स करके है, वो भी आ चुका है। डाले दिया हुआ है, डाले के अलावा एम्बेडिंग है। बहुत सारे टूल्स है, मतलब अभी मान के चलो आप 50 से ज्यादा फीचर्स, इसमें कोर फीचर आ चुके हैं 50+। और एंटरप्राइज सिक्योरिटी तो इसमें है, GDPR एसोसिएट टू कंप्लायंस लिखा है, बट मुझे थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ओपन एआई जो है ये डाटा को थेफ्ट कर रहा है वर्ल्ड से। क्लाउड ने मना किया तो मैं परमिशन नहीं दूंगा, तो क्लाउड को ही बैन किए थे अमेरिका वाले। बट ठीक है,
लेकिन ये बोल तो रहा है कि जीडीपीआर एसएसपी कंप्लेन कर रहा है, बट कितना फॉलो कर रहा है अभी कह नहीं सकते। एंड रैग इसमें है, एआई ऐप डेवलपमेंट है, तो आप इससे डाटाबेस डॉक्यूमेंट से भी कनेक्ट करके आप ऐप वगैरह बना सकते हैं। एजोर इंटीग्रेशन है, तो एजोर फंक्शन हो गया, एआई सर्च हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब में परफॉर्म करता है और एजोर का ही हिस्सा है। एजोर क्लाउड जो है उसका ही सबसे बड़ी सर्विस है ओपन एआई। स्केलेबल स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि ये डाउन नहीं हो सकता। जैसे रिक्वेस्ट आएंगे ये अपने आप को स्केल कर लेगा और सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। एपीआई एक्सेस है, एक्चुअली में एपीआई के द्वारा ही मैंने भी आज तक जितना भी यूज किया है एपीआई के द्वारा ही किया है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका एपीआई होता है। आप किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप सी शार्प में कोड कर रहे हो तो भी आप इसको एज ए एपीआई यूज कर सकते हो, जावा में कर सकते हो या पाइथन में कर सकते हो। तो किसी भी लैंग्वेज है, इवन पीएचपी में भी आप ओपन एआई को यूज करके एआई इनेबल्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। यूज केस में हम एक बार देख लेते हैं, एंटरप्राइजेस चैटबॉट्स के लिए भी बहुत फेमस है, और मैंने भी इसमें दो बना चुका, पहला बना दिया, सेकंड हमारा चल रहा है अभी। एआई पावर डैशबोर्ड्स इसमें हम बना रहे। नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, जैसे मैंने बताया था ना कि जनरल चैट वगैरह भी करेंगे तो भी उसका जवाब बहुत अच्छे से देता है, फास्ट देता है। तो कोड असिस्टेंट है, आपका कोड वगैरह बनाते हैं, हमारे तो टीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती है कोड को डेबग करने के लिए, नया कोड जनरेट करने के लिए, कोड का स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, हर प्रकार से ये काम करता है। बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमेशन भी मतलब कि बहुत सारे काम है जो करके दे रहा है, तो हम उसको ही बोलते हैं कि ऑटोमेटिक करके दे रहा है। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो पे एज यू यू गो। इसका मतलब है कि इसका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, आप इसको ले लो और जितना यूज करोगे उतना आपको पैसा देना है। जैसे घर में बिजली का मीटर होता है, आप जितना ज्यादा बिजली यूज करोगे मीटर उतना तेज दौड़ेगा। सेम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मीटर रीडिंग नहीं होती है, यहाँ पर होता है टोकन। तो टोकन का रेट्स होता है। तो अगर मान लो आपका 1,000 टोकन यूज हुआ, या आपका 1 लाख हो गया, या आपका 10 लाख टोकन हो गया, उसकी प्राइस यानी कि डॉलर में उसका इनवाइस बनता है। जैसे कि मैंने अभी अपने यहाँ पर चेक किया था कि अगर एक कंपनी में 10 यूजर है और 10 यूजर 8 घंटा काम करते हैं मेरे चैटबॉट को, और एक महीने में 22 दिन वर्किंग डे होता है, तो टोकन का जो चार्जेस आया था करीब मेरा आया था 4,000 पर मंथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैंने ये पूरी फार्मूले लगा के इसको कैलकुलेट किया था। आगे सेशन में भी दिखाऊंगा कि टोकन क्या होता है, इन टोकन क्या होता है, आउट टोकन क्या होता है, और दोनों को प्लस करने से टोटल टोकन बनता है। और दोनों पे प्राइसिंग लगती है, इन पे भी लगता है, आउट पे भी लगता है। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इन आउट में पैसा कैसे लगता है। अगर आपने कोई ऐसा कमांड दे दिया, आपने कुछ टाइप किया एक पैराग्राफ और दिया, लेकिन आपको रिजल्ट आया नहीं, लेकिन पैसा फिर भी लगेगा क्योंकि आपका इनपुट चला गया वहां तक। और अगर वहां से रिजल्ट आया तो फिर आपका पैसा लगेगा क्योंकि वहां से आउट टोकन आपका खर्च हुआ। तो अगर इन टोकन के लिए हमने कंट्रोल लगा के रखा है कि कोई भी व्यक्ति 150 कैरेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को पैसा लग रहा है। अगर मैं ओपन खोल दिया तो टाइप करना छोड़ो, लोग तो एमएस वर्ड में से कंट्रोल ए करके कॉपी करेंगे, सीधा पेस्ट मार देंगे। और चैट जीपीटी में वैसे ही करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन बाद में सोचता हूँ कि कितना नुकसान हो रहा है कंपनी का, क्योंकि टोकन वैसा खर्च होगा उसमें। और अगर मान लो आपने एक लाइन का कोई प्रॉम्प्ट लिखा है लेकिन रिजल्ट में 100 पेज आ गए, तो भी आपका पैसा लगेगा। तो हम उसको रूल बताते हैं कि भाई आपको भी जो रिजल्ट है ना वो 200 कैरेक्टर या 500 कैरेक्टर में ही देना है, उससे ज्यादा देना ही नहीं है। तो ये सब बनाना पड़ता है कॉस्ट कटिंग करने के लिए। तो ये सब ओपन एआई में सब है सुविधाएं। आप बहुत अच्छे से चैटबॉट बना सकते हैं, और भी दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे एनामोली डिटेक्शन करना है, फ्यूचर बताना है, प्रिडिक्शन करना है, ये सारा काम इसमें हो सकता है। बेनिफिट देख लेते हैं, हाई सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस है, एंटरप्राइज रेडी है, स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस है, फुल एज्योर इंटीग्रेशन है, सपोर्ट एडवांस एआई है। तो सबसे पहला जो मार्केट में पॉपुलर आया वो ओपन एआई आया, और अभी भी बहुत तेजी से अपग्रेड होते जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो नो डाउट ओपन एआई, क्लाउड और जेमिनाई, तीन मार्केट में जो एलएलएम है सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे लेटेस्ट, और इनके आपस में कंपटीशन चल रहा है। लिमिटेशन भी है इसमें। अगर इसमें काम करें तो एजोर का नॉलेज चाहिए, नहीं तो आप कैसे जाके डिप्लॉय करोगे, उसको कैसे एक्सेस वगैरह दोगे, आरबीएसई बोलते हैं, आईएम कंट्रोल करना रहता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, नेटवर्किंग वगैरह। तो ये एजोर आपको आना चाहिए, उसके बिना तो आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। कॉस्ट इंक्रीज विथ यूजेस,
यानी जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिगनर, तो डेफिनेटली बिगनर के लिए दिक्कत है, पहले तो एजोर आना चाहिए। एजोर आएगा देन उसके बाद आप इसमें जाके काम करोगे, और एआई भी आना चाहिए। नीड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको क्लाउड तो होना चाहिए क्योंकि एजोर है। अगर एजोर ही नहीं आपके पास तो ओपन एआई तो आप चला ही नहीं सकते, क्योंकि ओपन एआई मतलब एजोर। तो एजोर में ही आपको इसको यूज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीज़ है। ए डब्ल्यू एस बेडरॉक, तो ये भी एक टूल्स है। एक्चुअली में ये टूल्स क्या कर रहा है, तो ये एक्चुअली में क्लाउड सर्विस बाय अमेजन, अमेजन ने इसको लॉन्च किया। अमेजन भी बहुत सारे एआई टूल्स निकाला है मार्केट में। एआई एप्लीकेशन यूजिंग द फाउंडेशन मॉडल, तो ये जो एक एलएलएम इसने दिया हुआ है, एक मॉडल उसने डिप्लॉय कर दिया कि भाई तुम लोग यूज करो। लेकिन एक चीज को ध्यान रखो कि एडब्ल्यूएस से ने अगर कोई चीज निकाली है टूल, तो ये ज्यादातर बेनिफिट उनके लिए है जिनका क्लाउड एडब्ल्यूएस है। अगर एजोर में जो काम कर रहा है वो अगर एडब्ल्यूएस टूल को यूज करेगा तो वो उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। तो एडब्ल्यूएस के टूल ज्यादातर एडब्ल्यूएस के कंपेटिबल होते हैं। जैसे कि अडोबी है, अडोब है, अडोब फोटोशॉप सुने होंगे। तो अडोब फोटोशॉप जो है, मैं यही सोचता था कि जब एआई आ गया है, लोग यहाँ से फोटो एडिट कर सकते हैं, इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, तो अडोब की इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, बंद हो जाएगी। नहीं, उसमें भी पहले एआई लेके आ गया। अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर, अडोब प्रीमियर है, अडोब फोटोशॉप है, अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब इम्पैक्ट है, सब में एआई आ चुका है। और वो बहुत क्वालिटी को बढ़ा दिया। तो हर कंपनी जो मार्केट था जिसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट था, वो तुरंत एआई को अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि एआई को अडॉप्ट नहीं करेगी तो उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। तो इसके फीचर्स एक बार देख लेते हैं तेजी से। मल्टीपल एआई मॉडल्स, यानी ये ऐसा एडब्ल्यूएस ने दिया है, प्रोवाइड किया है, जो क्लाउड से भी कनेक्ट हो जाता है, लामा से भी हो जाता है। लामा किसने लाया? मेटा ने। मेटा मतलब फेसबुक का जो कंपनी है, और अमेजन टाइटन, इससे भी कनेक्ट हो जाता है। सर्वरलेस एआई, यानी कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, यानी आपको जस्ट एंड पॉइंट मिल जाएगा एपीआई जैसा, जस्ट उसको आप कॉल करो, और जितना ज्यादा कॉल करोगे उतना आपको पैसा देंगे। एंटरप्राइज सिक्योरिटी है। फिर रैक सपोर्ट्स बोल रहा है। रैक सपोर्ट्स तो है, जितने भी अच्छे टूल्स होंगे रैक तो रहेगा ही रहेगा। फिर इंटीग्रेशन विद एडब्ल्यूएस, जैसे कि लेमडा हो गया, एस3 हो गया, डैनमोडीबी हो गया। जैसे लास्ट बताए थे ना, ओपन एआई एजोर के सर्विस को सपोर्ट कर रहा था, जैसे फंक्शन ऐप हो गया, कॉस्मोडीबी हो गया। तो अगर स्वाभाविक है, अगर एडब्ल्यूएस ने निकाला है तो एडब्ल्यूएस के सर्विस को जो है वो सपोर्ट करेगा। और स्केलेबिलिटी तो रहेगा क्योंकि क्लाउड बेस्ड है, ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई तो भी हैंडल करने में सक्षम होगा। इसमें यूज केस देख लेते हैं। चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट, नॉलेज बेस्ड एआई, बिजनेस ऑटोमेशन, कोड जनरेशन टूल, और एंटरप्राइज एआई एप्लीकेशन। तो ये इसकी यूज केस है। अच्छा, लगभग यूज केस जो है ना उसमें बहुत सारी चीज कॉमन रहती है सब में, क्योंकि एआई टूल जो है, एआई की जो फीचर्स को जो दे रहा है, उसमें जैसे कोड जनरेशन है तो बहुत सारे टूल कोड जनरेट करते हैं। नॉलेज बेस्ड एआई तो बहुत सारे टूल्स नॉलेज बेस्ड होंगे। और चैटबॉट के लिए तो टूल यूज होते ही है। प्राइसिंग इसका पे एज यू गो, तो जैसे कि ओपन एआई है, सेम ऐसे ही है। आप इसको एक बार इनेबल कर लो, वो इनेबल करने के लिए, सेटअप करने के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब यूज करोगे तो आपका पैसा लगेगा, और टोकन के हिसाब से लगेगा आपको। इसके बेनिफिट देख लेते हैं। फुली मैनेज्ड है, नो एमएल सेटअप। मैनेज्ड मतलब ये कि क्लाउड है, क्लाउड में ऑलरेडी डिप्लॉय है, एडब्ल्यूएस ने टूल दे दिया है, तो आपको सीधा यूज करना है एज ए एपीआई। सिक्योर है, एंटरप्राइज रेडी है, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल फॉर लार्ज सिस्टम है, और डीप एडब्ल्यूएस इंटीग्रेशन है। तो एडब्ल्यूएस का टूल है, एडब्ल्यूएस के लगभग सभी सर्विस को सपोर्ट करेगा, और आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। लिमिटेशन में देखेंगे, रिक्वायर्स एडब्ल्यूएस नॉलेज, जैसे वहां पर बोला था ना कि एजोर का नॉलेज होना चाहिए, तो एडब्ल्यूएस का टूल है तो आपको एडब्ल्यूएस आना चाहिए। आपको लॉग इन करना है, वहां जाके कहाँ जाना है, रिसोर्स क्रिएट करना है, डिप्लॉय करना है, मॉडल को एक्सेस वगैरह देना है, तो ये सब आपको नॉलेज होगा तभी आप इसमें काम कर सकते हो। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन यूजेस, कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, एंड वेंडर लॉक इन एडब्ल्यूएस इकोसिस्टम। तो ये इसके खास बात है। अब यहाँ पर एक जैसे गूगल ने भी निकाला वर्टेक्स एआई, जैसे एजोर ने निकाला, एडब्ल्यूएस ने निकाला,
अब गूगल बोलता है कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, तो इसने भी निकाला वर्टेक्स एआई। तो क्लाउड बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म बाय गूगल, तो गूगल ने इसको प्रोवाइड कर दिया। और ये भी जो है डेवलपर्स के लिए क्या हेल्प करता है, जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स है, जनरेटिव एआई एप्स है, तो ये सब क्रिएट करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा, एआई एंड डिप्लॉयमेंट इन वन प्लेस। तो ये इसने लिख दिया है। बट सेम चीज अगर बोला जाए, जो पिछले दो टूल बताए, एक एडब्ल्यूएस को बताया, एक एजोर को बताया, तो वो भी यही काम करता है कि भाई वो आपका एआई भी दे रहा है, डिप्लॉयमेंट भी दे रहा है, और डाटा भी आप वहां पर रख सकते हो, क्योंकि क्लाउड अपने आप में कंप्लीट चीज होती है ना। तो ये कॉम्बिनेशन तीनों में। तो क्या बोल रहा है, बिल्ड चैटबॉट यूजिंग जेमिनाई एंड प्लस कंपनी डाटा। तो जेमिनाई का मतलब हो गया कि आपके क्लाउड का डाटा, और कंपनी डाटा मतलब जो हमारे कंपनी का डाटा होता है डाटाबेस में। तो दोनों मिला करके यूजर को जो डाटा चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। जनरेटिव एआई मॉडल्स जो है इसके, जेमिनाई और इमेजन, ये दोनों गूगल के ही है। तो ये वही सपोर्ट दे रहा है। एंड टू एंड एमएल और प्लेटफॉर्म्स इसने दिया है, डाटा प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट। यानी एमएल का पूरा काम इसमें हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड है गूगल का। ऑटो एमएल, तो नो कोड एआई, यानी कि इसमें आपको डायरेक्ट यूज करना है, आपको कोई कोडिंग वगैरह ज्यादा नहीं करना है। और रैग, जैसे मैंने बताया था कि हर टूल में रैग होगा, इसमें भी रैग दिया हुआ है। कनेक्ट विद द डॉक्यूमेंट डाटाबेस, दोनों से कनेक्ट हो जाता है। गूगल क्लाउड इंटीग्रेशन है। तो गूगल क्लाउड की जो सर्विसेज होती है, बिग क्वेरी हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो गई, फायरबेस हो गई, इन सबको भी सपोर्ट करता है और इंटीग्रेट हो सकता है इसमें। और स्केलेबिलिटी है, और रहेगी, क्लाउड का अगर टूल है तो ये 100% स्केलेबल ही रहेगा। इसके यूज केस देख लेते हैं। चैटबॉट एंड एआई एसिस्टेंट बनाने में काम आता है, डाटा एनालिटिक्स प्रोडक्शन में काम आएगा, नॉलेज बेस्ड सिस्टम में काम आएगा, कोड जनरेशन टूल, और एंटरप्राइजेस एआई सोल्यूशन। तो ये सेम टूल है। पे एज यू गो का मतलब होता है कि आप इसको यूज करोगे तो पैसा आएगा, आप एक महीना यूज नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। अगर आज जैसे आपको मन किया कि मैं इसको चलाऊंगा, और आपने मॉडल या टूल जो है एक्टिवेट कर लिया, तो आपने अगर किसी कारण से बिजी हो गए, एक महीने तक नहीं चलाया, तो आपका जीरो बिल रहेगा। आप जैसे यूज करना चालू करोगे, बिलिंग इसकी चालू हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स क्या है? ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि क्लाउड के अंदर सारी सर्विस दे रहा है, एक साथ प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट एमएल एंड जनरेटिव एआई, ऑटो एमएल, यानी कि इसमें कोड कम करना पड़ता है, तो बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग गूगल इकोसिस्टम है। देन इसकी लिमिटेशन सेम वैसी है। रिक्वायर्ड गूगल क्लाउड नॉलेज, तो गूगल क्लाउड आएगा तभी आप जाके इसमें काम कर पाओगे। प्राइसिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स, सेटअप टेक्स टाइम, और वेंडर डिपेंडेंसी। तो ये इसमें आ गया आपका क्लाउड। और ये जो एंथ्रोपिक का है, हमारा टाइम होने जा रहा है, थोड़ा समय बचा है। तो ये अभी मार्केट में नंबर वन जा रहा है, बहुत तेजी से, मेरा भी फेवरेट है। और ये एंथ्रोपिक का है क्लाउड, और मैं भी इसको यूज करता हूँ। और दोनों प्रकार से आता है, या तो आप इसको ब्राउजर में भी चला सकते हो, और आप इसको अपने मशीन में इंस्टॉल भी कर सकते हो। इसका सेटअप आता है, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये भी जो है एआई सर्विस बाय द एंथ्रोपिक। तो ये एंथ्रोपिक का जो सर्विस है, ये जो एंथ्रोपिक की सर्विस है, ये अभी मार्केट में नंबर वन कंडीशन की जा रही है क्वालिटी वाइज, यानी कि बहुत ज्यादा क्वालिटी दे रहा है। और इसका जो क्लाउड मॉडल है, एलएलएम, जो इसके पीछे काम करता है, और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है, सेफ एआई आउटपुट है, लार्ज कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग, यानी बहुत ही पावरफुल टूल है। मैंने अभी वेबसाइट कल ही बनाया था, मैंने बताया ना, 4 मिनट के अंदर मेरे को, 4 मिनट के अंदर पूरी वेबसाइट बना के दे दिया कंप्लीट। मैंने उसको केवल बताया कॉन्टेक्स्ट, कि मैं क्या चाहता हूँ, और पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह समझा दिया, कुछ इमेज दे दिया, वेबसाइट बना दिया 4 मिनट के अंदर, और मैं उसके बाद डिप्लॉय भी कर दिया। लाइव हो गया वो वेबसाइट अभी। इसमें देखेंगे एडवांस लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि ये जो है क्लाउड के अभी तो बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं। अभी यहाँ 3 दिखा रहा है, बट 4 भी आ चुका है, 4.5 आ चुका है। एंड लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप कितना ज्यादा डाटा इनपुट दे सकते हो, वो कॉन्टेक्स्ट का विंडो कहलाता है। तो जैसे कि चैट जीपीटी का जो कॉन्टेक्स्ट है अभी सबसे ज्यादा है, क्लाउड का सेकंड नंबर पे है, जेमिनाई का है, जेमिनाई का भी बहुत बड़ा है। तो ये तीन ही है मार्केट में। बाकी आप दूसरे टूल यूज करोगे तो आप बहुत ज्यादा डाटा उसमें दे नहीं सकते, आपको एक लिमिटेड डाटा देना पड़ेगा।
चैट एंड कंप्लीशन एपीआई, इसकी एपीआई भी अवेलेबल है, और हम इसको भी यूज करके चैटबॉट वगैरह बना सकते हैं, एआई असिस्टेंट बना सकते हैं। हाई क्वालिटी कोडिंग सपोर्ट करता है, डेबगिंग, रिफैक्टरिंग, आर्किटेक्चर सजेशन। तो हमारे कोड वगैरह को हम लोग वेरीफाई भी कराते हैं इसके द्वारा, क्लाउड क्लाउड को यूज करके। सेफ्टी एंड अलाइनमेंट इसमें दिया हुआ है, जो कि एक यूनिक टाइप का है। एंड इंटीग्रेशन रेडी, लैंग चेन, लामा, क्लाउड प्लेटफॉर्म सब में इंटीग्रेट हो जाता है बहुत आसानी से, और बहुत ही पॉपुलर भी हो गया आज की डेट में। इसके यूज केस देखेंगे तो एंटरप्राइज चैटबॉट है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के काम भी कर लेता है, कोड जनरेशन डेबगिंग इसका पावरफुल टूल है। मैं इसी के लिए यूज करता हूँ, कोड जनरेशन के लिए। बिजनेस ऑटोमेशन और एआई को पायलट भी यूज होता है। प्राइसिंग पे एज यू गो, यानी कि जैसा आप यूज करोगे वैसा आपका बिलिंग आएगा। पे एज यू गो और फिक्स वाले में क्या होता है, जैसे कोई बोलता है कि $14 आप दे दो पर मंथ, या कोई बोलता है कि $50 दे दो पर मंथ, यानी $50 दोगे तो एक महीना चलेगा, देन उसके बाद वो बंद होगा। लेकिन पे एज यू का मतलब है कि आप यूज करोगे तो पैसा दो, यूज एकदम नहीं कर रहे तो जीरो बिल आएगा। और यूज के ऊपर है, बहुत ज्यादा यूज करोगे तो बिल बहुत ज्यादा आएगा। टोकन बेस्ड इसकी बिलिंग होती है। बेनिफिट देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, हैंडल लार्ज डॉक्यूमेंट, सेफ एंड रिलायबल आउटपुट, हाई क्वालिटी कोडिंग सपोर्ट, एंड इजी इंटीग्रेशन। और लिमिटेशन, नो फ्री अनलिमिटेड यूजेस, जैसे पे एज यू गो है इसका मतलब फ्री तो है ही नहीं, बट जैसा यूज करोगे वैसा बिल आएगा। रिक्वायर एपीआई इंटीग्रेशन, कॉस्ट इंक्रीज व्हेन विथ यूजेस, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, इंटरनेट स्लो भी नहीं होना चाहिए। तो ये वेक्टर डीबी का जो चैप्टर है ये नेक्स्ट टाइम कराऊंगा।